भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की शक्ति देता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स? तो ये आर्टिकल 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 2 जो है ये हमारे पार्लियामेंट को ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना की शक्ति देता है। यह उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। और आर्टिकल 3 जो है वो मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन, जैसे कि उनके नाम में परिवर्तन या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 13 के तहत घोषित न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रिगार्डिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 13 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट है। ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें आर्टिकल 13 की तो ये स्पष्ट करता है कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार होंगे, अगर उनसे असंगत कोई भी कानून होता है तो वो शून्य हो जाएगा। यह अनुच्छेद इनडायरेक्टली जो हमारा हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। अगर बात करें कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसमें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 जो है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। आर्टिकल 32 ध्यान में रखेंगे। और अगर बात करें कि उच्च न्यायालयों को कौन से आर्टिकल के तहत ही सकती है, तो उच्च न्यायालयों के लिए है अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226। इसमें विधि शब्द के अंतर्गत स्थायी कानून, अध्यादेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ सभी शामिल हैं। केशवानंद भारती का मामला आया और इसके बाद संविधान का जो मूल ढांचा है इसे घोषित कर दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या फिर नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। इस प्रक्रिया के संदर्भ में क्या अनिवार्य है? तो इसमें अनिवार्य है राष्ट्रपति की सिफारिश और जो संबंधित राज्य विधानमंडल होगी उसके विचार। आर्टिकल 3 जो है इसके तहत किसी भी राज्य का अगर पुनर्गठन करना है तो इसका विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है और साथ में राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भी भेजता है। राज्य विधानमंडल के विचार जो होते हैं राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। संसद ऐसे विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर सकती है और ये प्रावधान भारत की अविनाशी राज्यों की अविनाशी संघ वाली प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स हैं लेकिन सभी एक संघ से जुड़े हुए हैं। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 129 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 129 की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका अर्थ हुआ कि सभी निर्णय और जो कार्यवाहियाँ होती हैं, साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, इसके रूप में सुरक्षित रखी जाएंगी। इन निर्णयों को किसी भी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके पास अपनी अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति भी नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 215 जो है ये उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कौन बनाता है? आर्टिकल 129। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कौन बनाता है? आर्टिकल 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? राइट टू फ्रीडम जो है इसको किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है? तो अगर केवल लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा में अगर राज्य की सुरक्षा का विषय हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और मानहानि का विषय हो, केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता का विषय हो, इन सभी विषयों के आधार पर जो राइट टू फ्रीडम है इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, सभाओं के बनाने की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, संचलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता। ये अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि अपने आप में एक्सट्रीम नहीं है। इन पर आर्टिकल 19(2) से 19(6) के तहत जो उचित प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं। प्रमुख आधारों में भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना शामिल है। अगर ये आधार नहीं होते हैं, यानी इन आधारों पर देखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रताएं जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं जब ये आधार होंगे। प्रतिबंध तार्किक होने चाहिए जिसका निर्णय न्यायालय करता है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है आर्टिकल 358 में इमरजेंसी जैसे कि वर्णित है, तो इसके दौरान जो आर्टिकल 19 होता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 20 के तहत प्राप्त अधिकारों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल नहीं है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 20। तो निवारक निरोध जो होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में शामिल नहीं है। अगर बात करें आर्टिकल 20 की, तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही मनमानी सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने कानून का उल्लंघन न किया हो। और एक बात और यहाँ पर मेंशन है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध का प्रावधान आर्टिकल 22 के तहत अंतर्गत आता है और आर्टिकल 20 में नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, निवारक निरोध जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आता है आर्टिकल 22 में। और हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि आर्टिकल 20 के तहत क्या शामिल नहीं है। इसके अलावा जितने भी हैं जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और इसके अलावा में सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सभी कुछ आर्टिकल 20 में शामिल है।
आर्टिकल 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अधिकार की व्याख्या किस मामले में विस्तृत की गई थी? तो इसकी ये विस्तार में डिस्कस किया गया था मेनका गांधी मामले में 1978 में। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रूप में स्वीकार किया था। न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। इसके बाद आर्टिकल 21 में कई अधिकार शामिल किए गए जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण, गोपनीयता और विदेशी यात्रा का अधिकार। ये आर्टिकल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 359 के अंतर्गत है और इसके दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 25 जो है ये अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर केंद्रित है आर्टिकल 25। इसमें प्रचार करने का अधिकार शामिल है लेकिन किसी को भी जबरन धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसी अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति दी गई है। यहाँ हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख भी शामिल माने जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए, संसद किसी भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा और हृदय, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 को कहा था। वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 जो है ये संसद को अन्य न्यायालयों को ये शक्ति देने का अधिकार देता है। ये केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही लागू होता है। सामान्य कानूनी अधिकार कानूनों का अगर उल्लंघन होता है तो उनमें लागू नहीं होता है। और साथ में याद रखेंगे कि आर्टिकल 32 ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 के तहत प्राप्त सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें आर्टिकल 29 की, तो नागरिकों को किसी भी अनुभाग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 जो है केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, जबकि आर्टिकल 29 नागरिकों के अनुभाग यानी बहुसंख्यक सहित के लिए है। राज्य इन संस्थानों को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे अल्पसंख्यक प्रतिबंधित हैं, और इन अधिकारों का उद्देश्य है भारत की विविधता और बहुलवाद की रक्षा करना। आर्टिकल 23 के तहत मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का निषेध जो है किस पर लागू होता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23 अप्लाइज टू होम? तो ये दोनों पर ही लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 23 बिना वेतन काम, मानव तस्करी और दास्ता को प्रतिबंधित करता है। ये अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ये नागरिकों और विदेशियों यानी जो भी गैर नागरिक हैं दोनों को ही अधिकार मिला हुआ है। इसका अपवाद है आर्टिकल 23 क्लॉज 2 जहाँ पर राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे कि सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। इस अनिवार्य सेवा के दौरान राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 के विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधि का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बीच में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14? तो पहला जो है ये नकारात्मक दृष्टिकोण है, दूसरा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है। किस तरीके से? विधि के समक्ष जो समता होगी ये ब्रिटिश मूल का वर्ड है। ये नकारात्मक अवधारणा जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिकी मूल से लिया गया है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है यदि वो तर्क संगत हो, जैसे अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना, इस तरीके का जो वर्गीकरण है इसकी अनुमति देता है। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन इसका मूल अधिकार है। आर्टिकल 14 को यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 का कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को डिस्क्राइब करता है। अगर स्रोत की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेचर की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समता जो है ये नकारात्मक अवधारणा को लेता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि विधि का समान संरक्षण जो है ये सकारात्मक अवधारणा है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। मूल सिद्धांत की अगर बात करें तो जो हमारा विधि के समक्ष समता का कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। लेकिन विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि परिस्थितियों पर आधारित समानता दी जाएगी, समान लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे।
अगर अमीरी और गरीबी का अंतर है तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और गरीबों में कम टैक्स लगाया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो किसी भी बिना किसी भेदभाव के लिए सभी पर लागू हो जाता है विधि की समता और विधि का समान संरक्षण जो है ये तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है। अमीरों पर अधिक कर आदि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि विधि के समान संरक्षण को बेटर बनाते हैं। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स ऑल्सो। विधि के शासन का आधार है, यानी रूल ऑफ लॉ जो है फाउंडेशन होगा। और अपवाद है एक्सेप्शंस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 39A जो है ये राज्य को निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्याय पाने के अवसर से कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य विकलांगता के कारण वंचित न रहे। इसे 42वें संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में शामिल किया गया था। इसी के क्रियान्वयन के लिए 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम नालसा पारित किया गया और लोक अदालतों के गठन का वैधानिक आधार भी यही है। सामाजिक न्याय यानी कि हमारा जो सोशल जस्टिस है इसके संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने का ये एक साधन है। राज्यों में विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सृजन या उत्साधन एबोलिशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, उनका कंस्ट्रक्शन और उनका एबोलिशन, इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 169 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 169 जो है संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या फिर समाप्त करने की शक्ति देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। संसद इसे साधारण बहुमत से मंजूरी देती है। इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये नहीं आता है। और वर्तमान में अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है तो वर्तमान में 6 राज्यों में है ये, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आर्टिकल 44 में जो है वर्तमान में ये पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू है, ये गलत है। और इसके अलावा में जो 3 ऑप्शन दिए गए ये सही है। पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्देश देता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 44 ध्यान में रखेंगे। ये व्यक्तिगत कानूनों जैसे शादी, तलाक, विरासत, इसमें समानता लाना चाहता है। ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारी यूसीसी के संबंध में सही है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है, पूरे भारत में अनिवार्य रूप से लागू नहीं है। वर्तमान में ये गोवा में लागू है पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में, और डीपीएसपी होने की वजह से ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है, यानी कि अगर ये लागू नहीं होता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। इन्फोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव पॉलिसीज में आता है। इसका उद्देश्य धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करके एक राष्ट्रीय कानून बनाना, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति जो है हमारे भारतीय संविधान की उसको मजबूत करने के लिए ये है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 165 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है। उसकी योग्यता जो है हाई कोर्ट के जज के इक्वल होनी चाहिए और वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है और साथ में ये केंद्र का जो महान्यायवादी होता है जो कि आर्टिकल 76 के तहत आता है, उसी के समकक्ष राज्य का पद है। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरीके से राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, और ये आता है आर्टिकल 165 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान देता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 राज्य को निर्देश देता है कि वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम होगा और जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम होगा ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी यहाँ पर। इसका उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके और लोगों को इक्वल न्याय मिल सके। सीआरपीसी 1973 के माध्यम से इस अनुच्छेद के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के जो डीपीएसपी हैं उनके अंतर्गत उदार बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्यों के किन कर्तव्यों का उल्लेख है? तो सभी कर्तव्य हैं यहाँ पर। राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर बनाना। तो सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 51 की अगर बात करें तो भारत की विदेश नीति का इसको संवैधानिक आधार माना जाता है। ये राज्य को विश्व शांति बनाए रखने और राष्ट्रों के बीच में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती हैं और समझौते जो होते हैं उनके पालन पर जोर देता है। आर्बिट्रेशन से सुलझाने की वकालत भी करता है, युद्ध के बजाय मध्यस्थता हो जाए और उसकी वजह से चीज़ें सुलझ जाएं, इसको ये बढ़ावा देता है। आर्टिकल संविधान के भाग 4 डीपीएसपी का अंतिम अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है आर्टिकल नंबर 164, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा और ऐसा मेंशन है आर्टिकल 164 में। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मुख्यमंत्री जो मंत्री है राज्यपाल के प्लेजर से पद धारण करते हैं, यानी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। इसमें मंत्रियों की शपथ और वेतन का भी उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड? तो ये डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 61 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, में पेश किया जा सकता है। और अगर प्रस्ताव पेश किया जाए उसके लिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस भी जरूरी होता है। और इसको पारित करने के लिए सदन के जितनी भी कुल सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमति की आवश्यकता होती है। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है जिसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार शामिल होता है। राज्यपाल की अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अंडर विच आर्टिकल डज द गवर्नर्स पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस फॉल? तो ये आती है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213 जो है ये बताता है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी शक्ति और प्रभाव जो है विधानमंडल के अधिनियम के जैसे ही होते हैं। सत्र अगर शुरू हुआ तो उसके 6 सप्ताह के भीतर ही इसे विधानमंडल के द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 में मेंशन है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, याद रखने के लिए हम डिजिट्स को चेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किसमें है? 213 में। तो यहाँ पर डिजिट्स का फेर है 213 और 123। ये एक विधायी शक्ति होती है जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी जो पार्डनिंग पावर होती है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये शक्ति केवल मृत्युदंड के मामलों में है, या फिर कोर्ट मार्शल द्वारा जो है सजा को माफ़ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, या फिर ये विवेकाधीन शक्ति है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना उपयोग किया जा सकता है, और इसके अलावा क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन शामिल है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को पार्डनिंग पावर दी गई है तो उसमें क्षमा शामिल है, लघुकरण यानी कि उस सजा को कम करना, परिहार, विराम और प्रलंबन पूरी तरीके से रोक लगाना भी शामिल है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में क्षमादान की शक्ति देता है जहाँ पर सजा जो है संघीय कानून के खिलाफ हो या फिर मृत्युदंड मिला हो। क्षमा यानी पार्डन दी जा सकती है, सजा और दोषी दोनों को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लघुकरण यानी कम्यूटेशन, सजा का स्वरूप बदल दिया जाए, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। परिहार, रेमिशन, सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह उसकी व्यक्तिगत विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह में करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रधानमंत्री होगा। इस सलाह की प्रकृति क्या है? तो राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा दी गई सलाह जो है वो बाध्यकारी हो जाती है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में जिसने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया था। फिर 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, उसने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और पुनर्विचार के बाद दी गई जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग हो जाती है। फिर आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 जो है इसके अकॉर्डिंग मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, और ये प्रावधान भारत में संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महान्यायवादी से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और उसकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होनी चाहिए। वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का भी अधिकार होता है, साथ में संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि वो मतदान नहीं कर सकता। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऐसा कहा गया आर्टिकल 153 में कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ, इसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसा आर्टिकल 155 में कहा गया है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसको बुलाने की शक्ति किसके पास है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 108 की, यानी अनुच्छेद 108, जब किसी भी विधेयक, चाहे वो साधारण विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो, इस पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक को बुला लेता है। अध्यक्षता इसकी करता है लोकसभा स्पीकर, और उसकी अगर अनुपस्थिति हो तो ऐसे में उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो अध्यक्षता करता है। कुछ अपवाद है, जैसे अगर मनी बिल आया और संविधान संशोधन विधेयक का मामला हो तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ऐसे में संयुक्त बैठक का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य होंगे उनके साधारण बहुमत से ले लिया जाता है।
धन विधेयक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल इज द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल गिवन। मनी बिल की जो डेफिनेशन है ये आर्टिकल 110 में दी गई है, यानी अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल है जैसे टैक्स लगाना, सरकार द्वारा उधार देना या फिर संचित निधि से धन निकालना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 109 जो है यानी अनुच्छेद 109, इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को एडवाइजरी जुरिडिक्शन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है ये सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है सिवाय पूर्व संवैधानिक संधियों के मामले में, और राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये शक्ति केवल कानूनी स्पष्टता प्राप्त करने के लिए होती है। जैसे कुछ मामले हुए थे, जैसे राम जन्मभूमि मामला जो था, इस जैसे महत्वपूर्ण विषयों में ये काम हो चुका है। भारत का एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में बोला गया? तो आर्टिकल 124 जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान बताया गया आर्टिकल 124 की क्लॉज 1 में। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, संख्या और उनकी योग्यताओं का विवरण दिया गया है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। वर्तमान में अगर बात करें तो ये संख्या 35 के अप्रॉक्स है, और संसद को न्यायाधीशों की संख्या बदलने का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत की जा सकती है। आर्टिकल 360 जो है ये तब लागू किया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होती है। इसकी घोषणा होने पर राष्ट्रपति जो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती का निर्देश दे सकता है। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है और इसे संसद के द्वारा 2 महीने के भीतर ही अनुमोदित करना आवश्यक होता है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 280 जो है इसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति जो है ये हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, ऐसा आर्टिकल 280 में कहा गया है। इसका मुख्य कार्य होगा केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस हैं इनके वितरण की सिफारिश करना। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। ये भारत के राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करता है। अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को प्राप्त है? तो आर्टिकल 312 जो है इसके अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं इनके सृजन का अधिकार जो है राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 312 जो है ये राज्यसभा को शक्ति देता है कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS ये सभी बनाने की सिफारिश करे। ये राज्यसभा की एक विशेष शक्ति होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती है। वर्तमान में भारत में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसका उद्देश्य है पूरे देश में प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखना। वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऐसा आर्टिकल 326 में बोला गया है। अनुच्छेद 326 ये घोषणा करता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो वो मतदान कर सकता है। 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी और एसपीएससी जो होते हैं इनका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होता है इसका गठन इसकी बात जो है की गई है आर्टिकल 315 यानी 315 में। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ऐसा बोला गया है। 2 या 2 से अधिक राज्य जो है एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी रख सकते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन है। ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए उत्तरदायी होता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 351 जो है इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। अनुच्छेद 350A जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर एससी इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर बात करें एनसीएससी के बारे में यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये आता है हमारे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। और वहीं 338A की अगर बात करें तो ये एनसीएसटी के बारे में बात करता है। इसे 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अलग किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 का बी जो है ये एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और इसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है आर्टिकल 368 में।
अनुच्छेद 368 जो है ये संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। संशोधन दो प्रकार के यहाँ पर वर्णित है, एक तो विशेष बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में थे जिसे अब निष्प्रभावी कर दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के संबंध में जो अस्थायी प्रावधान थे वो आर्टिकल 370 के अंतर्गत थे और अब ये निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। इसे अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर दिया गया। इसी के साथ राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। आर्टिकल 371 जो है अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान रखता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।